एक शहर था, नालंदा से भी 1000 साल पुराना। एक ऐसा शहर जिसे इतिहासकारों ने भारत का दिल नहीं बल्कि भारत का दिमाग कहा। ये कहानी है तक्षशिला की। और ये सिर्फ पत्थर और खंडहरों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस सोच को, उस मेंटालिटी को समझने की कोशिश है जिसने भारत को गढ़ा। तो चलिए इस दिमाग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या था। देखिए, अगर नालंदा को भारत का दिल कहा जाए, जहां करुणा बहती थी, अध्यात्म था, तो तक्षशिला वो पक्के तौर पर भारत का दिमाग था। एक ऐसी भट्टी जहां तर्क, रणनीति और एकदम कठोर यथार्थवाद को तपाया जाता था। तो एक तरफ दिल, दूसरी तरफ दिमाग, और दोनों की अपनी अपनी बिल्कुल अलग कहानी है। तक्षशिला की पूरी कहानी, उसकी पूरी किस्मत, उसकी लोकेशन ने लिखी थी। ये शहर उत्तरापथ पर बसा था। आप इसे उस दौर का ग्रैंड ट्रंक रोड समझ लीजिए, पूरब और पश्चिम का एक महासंगम। यहीं पर भारत का अध्यात्म, फारस की दौलत और यूनान का दर्शन, ये तीन अलग अलग दुनियाएं आकर टकराती थीं। और इसी वजह से यहाँ का माहौल इतना खुला, इतना कॉस्मोपॉलिटन और सोच इतनी प्रैक्टिकल थी। जो बात तक्षशिला को सबसे अनोखा बनाती थी, वो था इसका स्ट्रक्चर। ये दीवारों के बिना एक विश्वविद्यालय था। सोचिए जरा, आज की तरह कोई बंद कैंपस नहीं, कोई गेट नहीं। ये पूरा का पूरा शहर ही एक नॉलेज सिटी था, एक ओपन यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि वहां हर दूसरा घर एक गुरुकुल था। मतलब आप गलियों में चल रहे हैं तो एक घर से वेदों के मंत्रों की आवाज आ रही है, तो दूसरे से तलवारों की खनक। ज्ञान यहाँ की हवा में था, सांस लेता था। तो एडमिशन कैसे मिलता था यहाँ? यहाँ कोई मैनेजमेंट कोटा या डोनेशन नहीं चलता था। दाखिले की बस एक ही शर्त थी, बुद्धि, इंटेलेक्ट। आपका पैसा, आपका खानदान कोई मायने नहीं रखता था। राजा का बेटा और एक लकड़हारे का बेटा दोनों एक ही चटाई पर बैठकर पढ़ते थे। ये एक सच्ची मेरिटोक्रेसी थी जहां ज्ञान का सम्मान था, पैसे का नहीं। अच्छा, यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? देखिए, ये शहर भारत की सीमा पर था, बॉर्डर पर, तो खतरा हमेशा सिर पर मंडराता रहता था। इसलिए यहाँ का सिलेबस भी जिंदा रहने की ट्रेनिंग जैसा था। यहाँ 18 से भी ज्यादा विषय थे, जिनमें युद्ध के लिए हाथियों को तैयार करना, जहर और उसके इलाज का विज्ञान, जासूसी कैसे की जाए, और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी भी शामिल थी। ये सिर्फ रट्टा मारने वाली पढ़ाई नहीं थी, ये दुनिया का सामना करना सिखाती थी। और इन सारी शिक्षाओं, सारी ट्रेनिंग के सेंटर में बस एक सिद्धांत था, वीर भोग्या वसुंधरा, जिसका सीधा सा मतलब है, ये धरती वीरों के भोगने के लिए है, कायरों के लिए नहीं। तक्षशिला का मानना था कि वेदों की रक्षा के लिए धनुष उठाना पड़ता है और कलम की हिफाजत के लिए तलवार, मतलब ज्ञान को बचाने के लिए शक्ति चाहिए ही चाहिए। यहाँ की परीक्षा का सिस्टम भी बड़ा कमाल का था। आयुर्वेद के महान गुरु जीवक की कहानी है। फाइनल एग्जाम के लिए उन्होंने अपने छात्रों को जंगल में भेजा और एक टास्क दिया, जाओ और कोई एक ऐसा बेकार पौधा ढूंढ कर लाओ जिसका कोई भी गुण न हो। छात्र हफ्तों तक जंगल में भटकते रहे, हर जड़ी बूटी को परखा और आखिरकार खाली हाथ लौट आए, ये सोचकर कि वो फेल हो गए। तब उनके गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम वैद्य बनने के लायक हो, क्योंकि तुमने आज ये सीखा कि प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है। डिग्री कागज पर नहीं, सोच में मिलती थी। 4000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। तक्षशिला के ही एक महान स्कॉलर थे, महर्षि पाणिनि। उन्होंने दुनिया की सबसे एडवांस्ड भाषाओं में से एक, संस्कृत को, सिर्फ 4000 गणितीय नियमों में कोड कर दिया था। और कमाल की बात देखिए, आज से 2500 साल पहले, बिना किसी कंप्यूटर या एआई के, जो ग्रामर का ढांचा उन्होंने तैयार किया, उसे आज नासा जैसी संस्थाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे परफेक्ट मानती हैं। ये दिखाता है कि तक्षशिला का ज्ञान अपने समय से कितना कितना आगे था। तर्क, भाषा, चिकित्सा, तक्षशिला अपने चरम पर था। लेकिन फिर आया 326 ईसा पूर्व का वो साल, जब इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। पूरी दुनिया जीतने निकला सिकंदर अपनी खूंखार सेना के साथ भारत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। ये तक्षशिला के ज्ञान की, उसकी फिलॉसफी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक बिना दीवारों वाले शहर के सामने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। और इम्तिहान की इस घड़ी में दो बिल्कुल अलग, एकदम उल्टे रिएक्शंस देखने को मिले। एक तरफ था तक्षशिला का राजा आम्भी, जिसने लड़ने की बजाय तोहफे लेकर सिकंदर का स्वागत किया और घुटने टेक दिए। और दूसरी तरफ उसी तक्षशिला की एक छोटी सी कुटिया में एक शिक्षक का खून खौल रहा था। वो थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने इस विदेशी आंधी को भारत से उखाड़ फेंकने की कसम खाई।
अब चाणक्य ये अच्छी तरह जानते थे कि सिकंदर से आमने सामने की लड़ाई एक तरह की खुदकुशी होगी। तो उन्होंने एक अदृश्य युद्ध छिड़ा, दिमाग का युद्ध। उनके जासूस जो कभी भिक्षु तो कभी व्यापारी के भेष में थे, सिकंदर की सेना में घुस गए और वहां उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया। कभी खाने में धीमा जहर देकर, कभी दैवीय श्राप की अफवाहें फैलाकर, तो कभी मगध के विशाल हाथियों का डर दिखाकर। ये तलवार का नहीं, दिमाग का खेल था। अपनी शुरुआती कोशिश में नाकाम होने के बाद चाणक्य को अपनी रणनीति का सबसे बड़ा सबक एक गांव की मामूली सी झोपड़ी में मिला। वहां एक माँ अपने बच्चे को डांट रही थी, जो गरम गरम खिचड़ी को बीच से खाने की कोशिश में अपना हाथ जला रहा था। उस माँ ने कहा, मूर्ख है क्या? चाणक्य जैसी गलती मत कर, खिचड़ी हमेशा किनारे किनारे से खाते हैं। और बस वही वो पल था। चाणक्य ने वो सिद्धांत गढ़ा जो आज भी दुनिया की मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाया जाता है, द खिचड़ी प्रिंसिपल। यानी सत्ता का केंद्र बहुत गर्म होता है, उस पर सीधे हमला करना खुद को जलाना है। पहले उसके किनारों को जीतो, उसे ठंडा करो, उसकी ताकत के सोर्स को काटो। और इसी एक सिद्धांत पर उन्होंने अखंड भारत की नींव रख दी। मौर्य काल में, खासकर सम्राट अशोक के समय में, तक्षशिला अपने स्वर्ण युग, अपने गोल्डन एज पर पहुंच गया। ये शांति का, बौद्ध धर्म का और गांधार कला का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा सुकून भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। यही शांति और समृद्धि इसके पतन का कारण भी बनी। कलिंग युद्ध के भयानक नरसंहार के बाद सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी और इसका असर तक्षशिला पर भी पड़ा। अब वहां युद्ध नीति की जगह धम्म यानी शांति और नैतिकता की शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे शहर ने अपनी वो लड़ाकू पहचान खो दी जो असल में उसकी सुरक्षा की गारंटी थी। और फिर शुरू हुआ एक लंबा धीमा पतन। अशोक के बाद के राजा कमजोर होते गए। सेना और जासूसी का जो नेटवर्क था उसे ढीला छोड़ दिया गया। भारत का जो सबसे बड़ा पहरेदार था तक्षशिला, वो आत्मसंतोष की, कॉम्प्लेसेंसी की गहरी नींद में सो गया। और फिर 5वीं सदी में मध्य एशिया से हूणों की एक बर्बर फौज आई और उन्होंने ज्ञान के इस महान केंद्र को जलाकर राख कर दिया। ये सिर्फ एक शहर का अंत नहीं था, ये भारत के सिक्योरिटी सिस्टम का टूटना था। तक्षशिला भारत की वो तीसरी आंख थी जो उत्तर पश्चिम से आने वाले हर खतरे को पहले ही देख लेती थी। उसके गिरने के बाद वो दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया और फिर सदियों तक हमलावर उसी रास्ते से भारत आते रहे। आज तक्षशिला के जो खंडहर बचे हैं वो एक बहुत साफ और कड़ा संदेश देते हैं। वो पत्थर मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हों, मैं इसलिए नहीं मिटा कि मेरे पास ज्ञान नहीं था, मैं इसलिए मिट गया क्योंकि मैं सुंदर और ज्ञानी तो था, पर मैं अपनी रक्षा करना भूल गया था। ये आत्मसंतोष के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी है। और ये सबक आज भी उतना ही सच है। आज के हूण घोड़ों पर सवार होकर नहीं आते, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस, साइबर अटैक्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के घोड़ों पर आते हैं। वो लाइब्रेरी नहीं जलाते, वो हमारा डेटा चुराते हैं। वो मूर्तियां नहीं तोड़ते, वो हमारे विमर्श को, हमारे नैरेटिव को तोड़ते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या हमें सिर्फ नालंदा की करुणा चाहिए या तक्षशिला के कवच की भी उतनी ही जरूरत है? इतिहास से सीखना है या फिर खुद इतिहास बन जाना है? फैसला हमारा है।